इस इमेज को देखें। जुलाई 2008 में अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क का जो लॉन्ग आइलैंड है, ये वाला, इसके समुद्री किनारे यानी लगभग यहाँ पर यह बॉडी मिली थी, जो कि बहुत ही अजीब तरह की थी। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और कई एनिमल एक्सपर्ट ने भी इस बॉडी की जांच की, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बॉडी किस जानवर की है। पर यहाँ के जो लोकल लोग थे जो यहाँ पर रहते थे, उनका कहना था कि यह वाला जो आइलैंड है उस पर अमेरिकी सरकार का कंट्रोल है और ये अमेरिका की टॉप सीक्रेट जगह है, जिसे दुनिया के कई मैप में छुपा दिया गया है। और तो और यहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति भी नहीं है और पिछले कई दशकों से यहाँ पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसमें रासायनिक हथियार और रासायनिक कीड़े, जानवरों और इंसानों पर प्रयोग, हाइब्रिड जेनेटिक नस्लें बनाने के प्रयोग जैसे कई एक्सपेरिमेंट इस आइलैंड पर हो रहे हैं। लेकिन उस समय अमेरिकी सरकार ने इन आरोपों को बिल्कुल नकार दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पर इस घटना के कुछ महीनों बाद दूसरी ऐसी बॉडी मिली। इसे भी कोई पहचान नहीं पाया कि आखिर ये किस जानवर की बॉडी है। फिर एक और ऐसी बॉडी मिली, इसे भी कोई पहचान नहीं पाया। फिर एक और बॉडी मिली और 2010 में तो एक ऐसी बॉडी मिली जो इंसान की हो सकती थी, लेकिन वो इंसान की बॉडी नहीं थी। यानी ये जो आइलैंड है इसका नाम प्लम आइलैंड है, जहां पर अमेरिका की कुछ सीक्रेट लैब है। अब इन लैबों में क्या होता है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस पर कई बार ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जो बहुत ही अजीब तरह के हैं। और अगर ये आरोप सही होंगे तो यह लैब इंसानियत पर एक कलंक है। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान से अल-कायदा के एक आतंकी को पकड़ा था, जिसके पास एक पूरा लिस्ट था कि अमेरिका में कहां कहां पर हमले करने हैं। तो अल-कायदा की इस लिस्ट में प्लम आइलैंड पर भी हमला करने का प्लान बना था। तो अल-कायदा जैसा आतंकी संगठन आखिर प्लम आइलैंड पर हमला करना क्यों चाहता था, जबकि वहां पर कोई इंसान तो रहता नहीं है। मतलब प्लम आइलैंड पर कुछ ऐसा हो रहा है जिस बारे में दुनिया में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको प्लम आइलैंड का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि इस आइलैंड पर कैसे कैसे काम होते हैं, ये अमेरिकी सरकार की टॉप सीक्रेट जगह क्यों है, इस आइलैंड पर बीमारियां फैलाने के आरोप क्यों लगे हैं, और क्या वाकई में इस आइलैंड पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट होते थे, और अगर होते थे तो क्यों होते थे, और इस आइलैंड का हिटलर के नाजी जर्मनी से क्या कनेक्शन है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यहाँ पर है अमेरिका। तो अमेरिका में इस तरफ वाला जो हिस्सा है जिसे लॉन्ग आइलैंड कहते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है, और इसी लॉन्ग आइलैंड के आखिरी मुहाने पर यह वाला छोटा सा द्वीप है जो है प्लम आइलैंड, जो आसमान से कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसका एरिया 3.5 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, यानी बहुत ही छोटा सा है यह द्वीप। तो यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार पहली बार यूरोपीय लोगों ने साल 1614 में इस द्वीप की खोज की थी, और इसके किनारों पर प्लम के पेड़ होने के कारण इसे प्लम आइलैंड का नाम दिया गया। अब उस समय अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तो अंग्रेजों के 120 सैनिक इस आइलैंड पर रहा करते थे। फिर साल 1827 में इस आइलैंड पर पहला लाइट हाउस बनाया गया। इसके बाद 20 से ज्यादा अलग अलग परिवारों ने इस आइलैंड को खरीदा, लेकिन आखिर में साल 1899 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा लगभग $90,000 में इस पूरे द्वीप को खरीद लिया गया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इस आइलैंड पर आर्टिलरी पोस्ट की स्थापना की। फिर दूसरे विश्व युद्ध में यानी 1940 के आसपास इस आइलैंड पर एंटी सबमरीन बेस बनाया गया, लेकिन 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद इस एंटी सबमरीन बेस को बंद कर दिया गया। अब 1945 से पहले ब्रिटेन दुनिया में सुपर पावर माना जाता था, और बाकी जो सुपर पावर बनने की होड़ में उतरे थे, जिसमें जर्मनी, जापान और फ्रांस जैसे सभी देश दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हो गए थे। यानी 1945 के बाद सिर्फ 2 ही देश इस रेस में थे, एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अब दूसरे विश्व युद्ध में मानव जाति के इतिहास का जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था
जो नाजी जर्मनी ने किया था, उस दौरान जर्मनी के यातना शिविरों में मासूम कैदी इंसानों पर बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट हुए थे। इसके अलावा जर्मनी का जो रेम्स आइलैंड है, जो एक छोटा सा आइलैंड है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हुए थे। इस इमेज को देखें, यह है एरिक ट्रॉब। ये एक नाजी जर्मन वैज्ञानिक थे। इनका कहना था कि क्यों ना हम छोटे छोटे कीड़ों की एक ऐसी जहरीली प्रजाति बनाए जिसे दुश्मन की सेना पर एक बार फेंक दे तो दुश्मन की सेना बीमार होकर ही मर जाए। और ये कीड़े इतने छोटे होंगे कि सारे कीड़ों को मारना भी नामुमकिन हो जाए। यानी हम बिना एक भी गोली चलाए दुश्मनों की पूरी सेना को तबाह कर सकते हैं। इस कारण हिटलर ने एरिक ट्रॉब को यह पूरा रेम्स आइलैंड दे दिया कि जाओ और एक्सपेरिमेंट करो। अब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन युद्ध के आखिरी दिनों में जब जर्मनी को एहसास हुआ कि अब यह युद्ध हम हारने वाले हैं, इस कारण आत्मसमर्पण करने से पहले नाजी सेना ने लगभग अपने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, जिसके बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन युद्ध के खत्म होने के बाद जब अमेरिकी और सोवियत सेना जर्मनी के यातना शिविरों और जर्मन लैबों के अंदर गई, तो इनका होश उड़ गया कि यह नाजी डॉक्टर और वैज्ञानिक कितने एडवांस थे। इन्होंने कैदी इंसानों पर सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए थे। इनकी लैबों में बहुत सारी बीमारियों के एक्सपेरिमेंट हुए थे। यानी इन नाजी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भले ही अपने डॉक्यूमेंट जला दिए थे, लेकिन वे खुद अभी जिंदा थे। इस कारण इसके बाद अमेरिका ने एक खेल खेला। दुनिया के सामने जो जो नाजी डॉक्टर और वैज्ञानिक इन यातना शिविरों और रेम्स आइलैंड पर काम कर रहे थे, उन सबको न्यूरमबर्ग ट्रायल के तहत अदालत में पेश किया गया और सबको सजा दी गई। लेकिन पर्दे के पीछे का जो इतिहास है वो लगभग इतिहास के पन्नों से गायब है। तो पर्दे के पीछे ऑपरेशन पेपर क्लिप हुआ था, जिसे अमेरिका ने अंजाम दिया था। सीक्रेट यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने नाजी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को 2 ऑप्शन दिए कि आपको मौत की सजा या उम्र कैद की सजा स्वीकार करनी है, या फिर अमेरिका में आकर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों में नौकरी करनी है। तो यहाँ पर आप होते तो क्या करते? गुनाह करने के बावजूद भी आपको दुनिया के विकसित देश में सरकारी नौकरी करने का मौका मिले, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो कई नाजी वैज्ञानिकों ने भी अमेरिका के लिए काम करना चुना। इस इमेज को देखें, ये उस समय का एक न्यूज़पेपर है। 1600 नाजी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डॉक्टरों को अमेरिका बुलाया गया। क्यों? क्योंकि नाजी वैज्ञानिकों ने बहुत से आविष्कार किए थे। तो अमेरिका समझ गया था कि हम नाजी लोगों से बहुत पीछे हैं। तो नाजियों के आविष्कार पर अमेरिका का अपना थप्पा लगाने के लिए ही यह ऑपरेशन पेपर क्लिप हुआ था। बावजूद इसके कई ऐसे नाजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका जाने से मना कर दिया और मौत की सजा के लिए तैयार हो गया। लेकिन इनके पास एक्सपेरिमेंट की इतनी जानकारी थी तो इन्हें मरने देना संभव नहीं था। इस कारण जो बच गया उन्हें सोवियत संघ जबरदस्ती यूएसएसआर में ले गया, जिसे ऑपरेशन ओसोवियोखिम कहते हैं। इसमें भी 2500 जितने नाजी वैज्ञानिकों को सोवियत संघ ले जाया गया, जिसमें से एक थे एरिक ट्रॉब। इन्होंने अगले 4 साल सोवियत के लिए काम किया। लेकिन 1949 में इंग्लैंड में जानवरों में एक बीमारी फैली, फुट एंड माउथ डिजीज। इस कारण एरिक ट्रॉब को इंग्लैंड बुलाया गया इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए, क्योंकि इन्होंने कीड़ों पर काफी काम किया था। लेकिन इसके बाद एरिक ट्रॉब को अमेरिका बुलाया गया ताकि जर्मन एक्सपेरिमेंट की जानकारी सोवियत संघ के बजाय अमेरिका को मिल जाए। और एरिक ट्रॉब ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के रेम्स आइलैंड पर, उसके बाद सोवियत संघ में और इंग्लैंड में जो काम किया था कीड़ों पर, रासायनिक हथियारों पर और बीमारियों पर, वो सारी जानकारी एरिक ट्रॉब ने अमेरिका को बताई। और एरिक ट्रॉब की इसी जानकारी के बाद अमेरिका ने जॉनसन जेनेटिक लैब खोलने का निर्णय किया। कहां पर? तो इस प्लम आइलैंड पर। तो साल 1954 में प्लम आइलैंड पर एक लैब की स्थापना हुई, जिसका सारा काम अमेरिकी कृषि विभाग को सौंपा गया, जिसमें पालतू जानवर जैसे गाय, भेड़, बकरियां और सुअरों में जो बीमारियां फैलती है उसके इलाज के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, जैसे अफ्रीकी स्वाइन फीवर, फुट एंड माउथ डिजीज, और पक्षियों में प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज यहाँ पर खोजने तो शुरू हुए। लेकिन साथ में कैसे इन बीमारियों को दुश्मन देशों के पालतू जानवरों पर फैलाई जाए,
ताकि दुश्मन देश में एनिमल फूड की कमी की जा सके, क्योंकि सोवियत संघ भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो अमेरिका भी सोवियत का मुकाबला करने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। इसके साथ साथ अमेरिका ने यहाँ पर जैविक हथियारों पर भी काम शुरू किया और इंसानों पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, ऐसा कई लोग मानते हैं। आगे इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब ये जो लॉन्ग आइलैंड है, यहाँ पर हजारों लोग रहते थे और बगल में न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में भी लाखों लोग रहते थे। तो यहाँ के लोगों ने इस लैब का विरोध भी किया कि जैविक हथियारों का काम आप यहाँ मत करो, कहीं गलती से कोई वायरस लीक हो गया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। तो इसके जवाब में अमेरिकी सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसी कोई चीज इस आइलैंड से कभी लीक होगी। लेकिन सरकार की ये दोनों बातें बाद में गलत साबित हुई। तो 1954 के बाद एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, जिसमें बीटल और टिक्स पर एक्सपेरिमेंट होने के अनुमान काफी ज्यादा थे, जो कुछ इस तरह के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अगर आप इन्हें एक नजर से देखेंगे तो ही आप इसे देख पाएंगे। असल में ऐसे बीटल और टिक्स को जैविक हथियारों के रूप में इस्तेमाल कैसे करें और कैसे दुश्मन देशों पर ऐसी जैविक बीमारियां फैलाई जाए, उस पर काफी गहरा काम शुरू हुआ। इसके अलावा अफ्रीकी स्वाइन फीवर, फुट एंड माउथ डिजीज, पक्षियों में प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारियों के लाइव सैंपल भी यहाँ की लैबों में स्टोर करके रखे गए थे। यानी इन रोगों के जिंदा वायरस यहाँ के लैब में स्टोर थे, क्योंकि इन पर काम हो रहा था, ऐसा कई रिपोर्ट में पाया गया था। तो यह काम लगभग साल 1969 तक चला, क्योंकि 1969 में अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने अमेरिका में जितनी लैब जो जैविक हथियारों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उन सब पर बैन लगा दिया। खैर, तो ये जो दौर था 1970 के दशक का, वो कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का समय था, जिसमें एक तरफ अमेरिका और सामने सोवियत संघ आमने सामने थे। अब इस मैप को देखें। अमेरिका के बिल्कुल नीचे ये क्यूबा देश है। तो फिडेल कास्ट्रो ये उनकी इमेज है। ये जब क्यूबा के लीडर बने, उसके बाद से क्यूबा सोवियत संघ के काफी करीब आ गया और सोवियत ने अपने परमाणु मिसाइलें भी क्यूबा में तैनात कर दी थी। और 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया, जब दुनिया एक और परमाणु युद्ध से बाल बाल बची थी। पर इस घटना के बाद अमेरिका काफी परेशान हो गया, क्योंकि अब उनके दुश्मन की मिसाइल उनके पड़ोस में तैनात थी। इस कारण अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो को सत्ता से हटाने के लिए अलग अलग ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान साल 1971 में क्यूबा के पालतू जानवर सुअरों में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई और अगले 2 साल में क्यूबा में लगभग सारे के सारे सुअर मारे गए। असल में यह बीमारी थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जो क्यूबा में इससे पहले कभी नहीं पाई गई थी। और उस समय पूरी दुनिया जानती थी कि अमेरिका क्यूबा के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। तो फिडेल कास्ट्रो ने इस बीमारी का आरोप अमेरिका पर लगाया कि अमेरिका ने हमारे क्यूबा पर जैविक हमला किया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, जहां पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर सबसे पहले पाया गया था, और यहाँ पर क्यूबा है। तो इतना बड़ा समुद्र पार करके ये वायरस यहाँ तक पहुंचा हो, उसकी संभावना बहुत कम थी। यानी ये एक रहस्य है कि यह वायरस आखिर क्यूबा तक पहुंचा कैसे। खैर, तो इसके बाद CIA ने क्यूबा पर बोटोलियम केमिकल छिड़का, जो दुनिया के मुख्य 5 सबसे जहरीले केमिकल्स में से एक है। इस कारण इससे क्यूबा की लगभग 2% आबादी इसमें रहस्यमयी तरीके से मारी गई। अब 2% आबादी यानी हजारों लोग मारे गए। तो क्यूबा ने इसका आरोप भी अमेरिका पर लगाया, क्योंकि इस घटना के कुछ समय बाद लॉन्ग आइलैंड, जिसके बगल में प्लम आइलैंड है, तो यहाँ के न्यूज़डे नाम के न्यूज़पेपर ने लिखा था कि 1971 की शुरुआत में, यानी क्यूबा की बीमारी के कुछ हफ्तों पहले ही, एक अमेरिकी नेवी जहाज प्लम आइलैंड से पनामा गया था और पनामा से वो इस नवासा आइलैंड गया था, और यह नवासा आइलैंड बिल्कुल क्यूबा के नजदीक है। तो हो सकता है कि इसी नेवी जहाज में यह वायरस ले जाया गया था और क्यूबा पर छोड़ दिया गया था। पर अमेरिकी सरकार ने कहा कि हमारा नेवी जहाज एक साइंटिफिक मिशन पर गया था, यानी अमेरिका ने इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की। पर उस समय की कुछ रिपोर्ट और न्यूज़पेपर में भी इसका जिम्मेदार CIA को ठहराया गया था, लेकिन अमेरिका ने
इन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह हमने नहीं किया है। पर फ्रांस के एक वैज्ञानिक केथ बोलेंडर ने जब इस घटना की पड़ताल की तो इन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि इस बीमारी का प्रकोप स्वाभाविक रूप से हुआ हो। इसका मतलब था कि यह बीमारी फैलाई गई थी, लेकिन अमेरिका तो मना कर रहा था कि यह हमने नहीं किया है। अब दूसरी हैरानी की बात यह है कि इस पूरे अमेरिका महाद्वीप पर यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस कहीं पर भी नहीं था, प्लम आइलैंड की लैब के सिवा। तो सवाल यह है कि आखिर यह वायरस क्यूबा में फैला कैसे? तो कई एक्सपर्ट यह मानते हैं कि टिक्स कीड़ों की मार्फत यह बीमारी क्यूबा में फैलाई गई थी। जैसा एरिक ट्रॉब ने हिटलर को बताया था कि बिना एक भी गोली चलाए हम दुश्मन देश को तबाह कर सकते हैं जैविक हथियारों के हमलों से। और 1954 के बाद एरिक ट्रॉब किसके लिए काम कर रहे थे वो हमने शुरुआत में जान ही लिया है। इसके अलावा 1971 से लेकर 1981 तक क्यूबा के खेतों में जो फसलें होती थी, जैसे गन्ना, चावल, मक्का और आलू जैसी फसलों पर ऐसे ऐसे कीड़े फैल गए कि इससे पूरी फसलें बर्बाद हो गई। और इन फसलों पर जो कीड़े फैल गए थे वो कीड़े 1960 से पहले क्यूबा में कभी नहीं देखे गए थे। फिर अफ्रीकन स्वाइन फीवर, टोबैको ब्लू मोल्ड, डेंगू और मेनिंजाइटिस जैसी और भी बीमारियां क्यूबा में फैली थी उस समय। लेकिन ये सारी बीमारियां क्यूबा में कैसे फैली थी वो आज तक एक रहस्य है। अब इस मैप को देखें, यहाँ पर यह प्लम आइलैंड और इसके ऊपर ये जो कनेक्टिकट है, यहाँ पर इस ओल्ड लाइम में एक सिक्योरिटी गार्ड जब रात में घूम रहा था तब उसके पैर में सुई जैसा कुछ लगा। सुबह जब उसने देखा तो उसके पैर में एक छोटा सा लाल धब्बा था और कुछ समय बाद यह धब्बा बहुत बड़ा हो गया और इसमें काफी दर्द भी होने लगा। और जब इस गार्ड ने अपने पैर में ध्यान से देखा तो धब्बे में उन्हें टिक्स दिखाई पड़ी। इन्होंने तुरंत टिक्स को हटा दी, लेकिन बावजूद इसके वो बीमार पड़ गया और उसे लगा कि ये कोई बुखार जैसी बीमारी हुई है मुझे। लेकिन इसके कुछ समय बाद यानी इसी साल में यह पूरे ओल्ड लाइम में ये बीमारी फैल गई, जिसमें कई लोगों की स्किन पर बड़े बड़े लाल धब्बे पड़े, कईयों को भयंकर बुखार हुआ, कईयों के पैर सूजने लगे, कईयों की बॉडी पैरालाइज हो गई और ऊपर से मरीज को सिर दर्द होना, चक्कर आना और ऑक्सीजन की कमी होना एक आम बात थी सब में। अब यह बीमारी इस ओल्ड लाइम से फैली थी, इस कारण इस बीमारी को लाइम डिजीज नाम दिया गया। और जब वैज्ञानिकों ने इस लाइम डिजीज की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह बीमारी टिक्स कीड़ों के काटने से फैलती है। यानी अगर इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकनी है तो इसके लिए इन सारे टिक्स को पकड़कर उन्हें जड़ से खत्म करना पड़ेगा, जो बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि देखते ही देखते ये लाइम डिजीज अमेरिका के बाकी राज्यों में भी तेजी से फैल गया था। इसमें लाल कलर के जितने निशान हैं वहां ये लाइम डिजीज यानी ये टिक्स पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर इन टिक्स को आंखों से देखना भी मुश्किल है, तो इसे जड़ से खत्म करना मतलब लोहे के छने चबाना इससे आसान था। पर इसके बाद जब इस बीमारी की गहरी जांच हुई तो पता चला कि इसका ग्राउंड जीरो प्लम आइलैंड था, यानी यह बीमारी इस प्लम आइलैंड से फैली थी। अब अमेरिकी सरकार के अनुसार प्लम आइलैंड पर कोई एक्सपेरिमेंट होते नहीं थे, तो आखिर यह टिक्स प्लम आइलैंड पर आई कहां से? और ऊपर से प्लम आइलैंड अमेरिकी सरकार की टॉप सीक्रेट जगह थी जहां पर कोई इंसान तो रहता नहीं था। इस कारण एक बार फिर से सभी की उंगली इस प्लम आइलैंड की ओर ही इशारा कर रही थी। तो यहाँ पर सवाल यह है कि क्या प्लम आइलैंड से यह वायरस लीक हो गया था या फिर जानबूझकर यह लीक किया गया था? तो इसका जवाब आज भी एक रहस्य है, क्योंकि अमेरिकी सरकार और CIA ने यही कहा कि प्लम आइलैंड पर टिक्स पर कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया नहीं है और ना ही लाइम डिजीज को हमने लैब में बनाकर इसे पब्लिक में लीक किया है। शायद ये कोल्ड वॉर के चलते सोवियत संघ ने अमेरिका पर जैविक हमला किया है, ऐसा अमेरिकी CIA कह रही थी उस समय। लेकिन दुनिया ने कई बार देखा है कि CIA और अमेरिकी आर्मी समय समय पर ऐसे काम करके अपने किए धरे से मुकर जाती है। जैसे वियतनाम वॉर में पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई थी और अमेरिकी सरकार के कारनामे बाहर आ गए थे। लेकिन अब जानते हैं कि अमेरिकी सरकार ने उस समय भी मना किया था कि यह हमने नहीं किया था। खैर, तो ये जो लाइम डिजीज था जो टिक्स के काटने से फैल रहा था, क्योंकि टिक्स के काटने के बाद बोरेलिया बर्गडॉर्फरी नाम के बैक्टीरिया इंसान के ब्लड में चले जाते थे
जिसके बाद उस इंसान को ये लाइम डिजीज हो जाता था। अब ये जो बोरेलिया बर्गडॉर्फeri बैक्टीरिया है उसकी खोज वैज्ञानिक विली बर्गडॉर्फर ने की थी और इन्होंने अपने जीवन काल में कीड़ों पर काफी गहरा काम करके बहुत सारी खोजबीन की थी, जिसमें लाइम डिजीज उनकी सबसे बड़ी खोज थी। इस कारण तो इसके बैक्टीरिया का नाम इनके नाम पर बोरेलिया बर्गडॉर्फeri रखा गया था। अब ये सब तो दुनिया जानती है इनके बारे में, लेकिन लोगों को जो नहीं पता वो ये था कि विली बर्गडॉर्फर ने अपने शुरुआती जीवन में अमेरिकी सेना के लिए जैविक हथियार बनाए थे। इस दौरान ऐसे कीड़ों को जैविक हथियार के रूप में विकसित किया था और अनुमानित 1966 से 1969 के बीच इन्होंने 3 लाख ऐसे टिक्स पब्लिक के बीच छोड़ दी जिन पर जैविक एक्सपेरिमेंट हुए थे। यानी इन 3 सालों के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसे 3 लाख टिक्स को जंगल में छोड़ दिया, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के वायरस डाले हुए थे। यानी इसके काटने से या लाइम डिजीज या कोई बीमारी या फिर कई केसेस में इंसान की मौत हो रही थी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर हैरानी की बात यह है कि ये जो 3 लाख टिक्स जंगल में छोड़ी गई थी वो सारे की सारे टिक्स रेडियो एक्टिव थी। यानी इन टिक्स को ट्रैक करना भी संभव था और इन कीड़ों का नाम लोन स्टार टिक था, जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और ये कीड़ों की प्रजाति में सबसे खतरनाक प्रजाति मानी जाती है। असल में यह प्रजाति घास के पत्तों पर चिपक जाती है और अपने शिकार का इंतजार करती है। फिर जब कोई जानवर या इंसान उनसे टकराता है तो ये टिक्स उनके साथ चिपक जाती थी। अब ये एक ऐसी लौती टिक्स है जिन्हें आंखें होती है और जानवर या इंसान के पसीने की गंध को भी ये आसानी से महसूस कर सकती है। इसकी एक खासियत यह है कि यह बार बार काटती है। यह महीनों तक बिना खाए जिंदा रह सकती है। यह हवा से पानी पी लेती है और गहरे पानी के अंदर भी यह जी सकती है और बर्फ में जम जाने के बाद भी यह जिंदा रह सकती है। और जो फीमेल टिक्स होती है वो एक समय पर हजारों अंडे देती है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितनी तेजी से फैल रही थी। अब इसकी जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये थी कि यह झुंड में रहती है और कभी कभार इनके एक झुंड में एक साथ 10,000 टिक्स तक पाई गई है। यानी कोई जानवर या इंसान ऐसे झुंड के संपर्क में आ गया तो उसे एक साथ हजारों टिक्स काट लेगी और उसके बाद उस इंसान की क्या हालत होगी उसकी कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। अब जिन जानवरों को ये टिक्स काट लेती है और उस जानवर का मांस अगर कोई इंसान खा लेता है तो उस इंसान पर भी इसका असर पड़ता है। यानी भले ही आपको इन कीड़ों ने काटा ना हो, लेकिन अगर आपने ऐसे किसी जानवर का मीट खा लिया जिन्हें ऐसे कीड़ों ने काटा हो तो उन कीड़ों में मौजूद वायरस आपको भी संक्रमित कर सकता है। अब एक तरफ ये लोन स्टार टिक अमेरिका में फैलती जा रही थी और दूसरी ओर साल 1978 में इस प्लम आइलैंड पर फुट एंड माउथ डिजीज फैल गया, जिसके बाद इस आइलैंड पर जितने भी जानवर थे उन सब ने अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ पर अमेरिका की किस्मत अच्छी थी कि यह बीमारी प्लम आइलैंड पर ही रोक दी गई, वरना अमेरिका में अरबों खरबों डॉलर के जानवर मारे जाते और पूरे देश में मीट की कमी हो जाती। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार अलर्ट हो गई और सरकार ने प्लम आइलैंड की जांच पड़ताल शुरू की कि आखिर यह वायरस कहां से आया। तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि प्लम आइलैंड पर 257 नंबर की ये जो लैब है उसमें कई जगह पर सच से पानी टपकता था, कहीं पर दीवारों में दरारें थी, कुछ जगह पर गंदा पानी पड़ा हुआ था और इसमें स्टील के जो बीम थे उसमें भी जंग लग चुकी थी। मतलब ये एक टॉप सीक्रेट लैब थी, पर उसकी हालत बहुत खराब थी और शायद इसी कारण इसके कुछ समय बाद प्लम आइलैंड पर एक और वायरस फैल गया जिसे रिफ्ट वैली फीवर कहते हैं, जो मच्छरों के कारण फैला था, क्योंकि लैब में मच्छरों पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो इनमें से कुछ मच्छर भाग निकले और लैब के वैज्ञानिक ही इसका शिकार हो गया। अब इलाज के कारण वैज्ञानिक तो बच गया, लेकिन कुछ मच्छर जो प्लम आइलैंड से उड़कर अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच गया और उसके बाद जो लोग इन मच्छरों के संपर्क में आए उन सबको ये बीमारी हुई, जिसमें इलाज ना करवाने वाले कई लोग मारे गए थे। और ये जो 257 नंबर की लैब है उस पर कई लोगों ने खोजबीन करके अलग अलग किताबें लिखी है। जैसे ये जो लैब 257 नाम की किताब माइकल कैरोन ने लिखी है, इसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि प्लम आइलैंड से 3 प्रमुख जैविक बीमारियां फैली है।
जिसमें डच डक प्लेग, वेस्ट नाइल वायरस और लाइम डिजीज शामिल है। इसके अलावा भी इन्होंने अपनी पुस्तक में कई आरोप लगाए हैं अमेरिकी सरकार पर। यानी इस किताब में आपको अमेरिकी सरकार के कई ऐसे सीक्रेट जानने को मिलेंगे जो आमतौर पर आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। खैर, तो इसके बाद साल 2002 में इसी लैब के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर उतरे, क्योंकि लैब के 2 कर्मचारी रहस्यमयी तरीके से मारे गए और इन्होंने देखा कि समुद्री केकड़े किनारे पर आकर बीमार हो गए थे और ये केकड़े एकदम मरने की कगार पर आ गए थे और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा केकड़े थे। इस कारण कर्मचारियों को लगा कि लैब में कुछ गड़बड़ हो रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसके बाद अमेरिकी FBI ने फिर से इस लैब की जांच की तो पता चला कि लैब ने हजारों गैलन केमिकल और ऑयल प्लम आइलैंड के समुद्र में छोड़ दिया था। इस कारण आसपास के सारे केकड़े बीमार हो गए थे। और फिर इसके 2 साल बाद प्लम आइलैंड पर एक और बीमारी फैल गई जो फिर से इस कनेक्टिकट तक पहुंच गई, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हुई क्योंकि सरकार ने इसकी कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं होने दी। इसके बाद फोर्ट डेट्रिक के एक वैज्ञानिक ने जब अपनी बॉडी में एक सुई लगा दी और उसके बाद जब इन्होंने इस सुई की जांच की तो पता चला कि यह सुई इबोला वायरस की थी। इस कारण अमेरिकी लोगों ने फिर से सवाल उठाया कि आखिर अमेरिकी महाद्वीप पर इबोला वायरस आया कहां से, क्योंकि इबोला अफ्रीका में पाया जाता है जिसमें 40% लोगों की मौत हो जाती है। यानी ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इस कारण इस बार अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने सरकार से इसका जवाब मांगा। यानी प्लम आइलैंड और ऐसे जितनी भी लैब थी अमेरिका में, उसकी सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठे। इस कारण अमेरिकी सरकार को मजबूरन पूरे अमेरिका में जांच करनी पड़ी और 2007 में इसकी रिपोर्ट भी आई जिसमें पता चला कि पूरे अमेरिका में जैविक हथियारों पर काम कर रही जितनी भी लैबें हैं उसमें से 113 लैब ऐसी थी जो अमेरिकी सरकार के नियमों का पालन ही नहीं कर रही थी। और एक तरह से यह जेनीवा कन्वेंशंस का भी उल्लंघन था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब जहरीले गैस का इस्तेमाल हुआ था तो उसके बाद साल 1925 में जेनीवा कन्वेंशंस के तहत दुनिया के कई देशों ने जैविक हथियारों पर पाबंदी लगा दी थी, पर अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अमेरिका ने 50 साल बाद यानी 1975 में जेनीवा कन्वेंशंस को साइन किया, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका में कई ऐसी घटनाएं हुई जो साफ साफ बताती थी कि अमेरिका जेनीवा कन्वेंशंस का पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि इबोला जैसे कई वायरस एक लैब से दूसरी लैब में ट्रांसफर करते हुए अमेरिका कई बार रंगे हाथ पकड़ा गया था, लेकिन दुनिया के कोई भी देश अमेरिका को इस पर सवाल नहीं पूछते, क्योंकि फिर दान मिलना बंद हो जाएगा उसे। खैर, तो विली बर्गडोर्फर जिन्होंने लाइम डिजीज की खोज की थी और अमेरिका के लिए जैविक हथियार बनाए थे, इन्होंने मरने से पहले अपने एक बयान में कहा था कि लाइम बीमारी का प्रयोग हमारे लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने जो 3 लाख लोन स्टार टेक जंगल में छोड़ी थी वो आज आधे अमेरिका में पाई जाती है। इसके अलावा ये इनके पड़ोसी देश मेक्सिको में भी अब पाई जाती है और इसे आज जड़ से खत्म करने का कोई रास्ता भी नहीं है। फिर इसके बाद जुलाई 2008 में इस लॉन्ग आइलैंड के समुद्री किनारे यानी लगभग यहाँ पर यह बॉडी मिली। इसे मॉन्टॉक मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ के लोगों ने पहले तो कुछ ऐसा देखा नहीं था, तो लोगों ने अलग अलग अनुमान लगाए कि आखिर यह बॉडी किस जानवर की है। कुछ लोग कह रहे थे कि यह कछुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कि यह कुत्ता है, तो कुछ इसे रोडेंट या रैकून भी कह रहे थे। लेकिन एक समुद्री अध्ययनकर्ता विलियम वाइज ने जब इसकी जांच की तब इन्होंने बताया कि यह रैकून नहीं है, क्योंकि रैकून के पैर ज्यादा लंबे होते हैं, और यह समुद्री कछुआ भी नहीं है, क्योंकि समुद्री कछुए के बाल या दांत नहीं होते। फिर इसकी बॉडी कुत्ते जैसी है, लेकिन इसके आंख का किनारा और पैर कुत्ते से मेल नहीं खाते। और यह रोडेंट भी नहीं था, क्योंकि रोडेंट के सामने वाले 2 बड़े दांत काफी बड़े होते हैं और धारदार होते हैं। यानी विलियम वाइज ने सारी संभावना खारिज कर दी और इन्होंने कहा कि यह जानवर रोगग्रस्त है जो पिछले कुछ दिनों से समुद्र में पड़ा था। इसके बाद इस मैप में ये जो मिलफोर्ड है, यहाँ के समुद्री किनारे यह वाली बॉडी मिली और इसे भी कोई पहचान नहीं पाया। फिर कुछ समय बाद इस ओल्ड लाइम में भी एक ऐसी ही अजीब सी बॉडी मिली
यह भी लोगों की समझ से परे थी। फिर इसके बाद भी समय समय पर ऐसी बॉडी मिलती रही जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन 2010 में तो एक ऐसी बॉडी मिली जो एक इंसान की लग रही थी, लेकिन जांच करने पर यह कोई इंसान से मेल नहीं खा रही थी। जैसे इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये उसी व्यक्ति का ड्राइंग है। इसके हाथों की उंगलियों की लंबाई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई इंसान से मेल नहीं खा रही थी। और अजीब बात यह थी कि इसकी खोपड़ी में 5 होल पड़े हुए थे, जिसका एक मतलब तो यह था कि शायद इस पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उस दौरान ये इंसान वहां से भाग निकला था। और अगर ऐसा था तो ये एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा था? और इस बार भी कई लोगों की उंगली फिर से प्लम आइलैंड की तरफ ही थी, क्योंकि इस पूरे इलाके में ऐसी अजीब अजीब बॉडी मिल रही थी और इस इलाके में प्लम आइलैंड के सिवा और कहीं पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर इसके बाद साल 2008 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से एक संदिग्ध महिला आफिया सिद्दीकी को पकड़ा था, जिसके पास एक लिस्ट मिली जिसमें प्लान बनाया गया था कि अमेरिका में कहां कहां पर हमला करना है। तो इस लिस्ट में एक नाम प्लम आइलैंड का था। क्यों? तो शायद अब तक में आपको यह समझ आ ही गया होगा। इस कारण प्लम आइलैंड को बंद करवाने की मांग बढ़ती जा रही थी और 2019 में अमेरिकी पार्लियामेंट में भी एक सीनेट ने इस प्लम आइलैंड पर काफी सवाल उठाए थे। तो इस तरह से विरोध बढ़ता जा रहा था लगातार, और लोगों के इसी विरोध के कारण इस साल 2023 में प्लम आइलैंड की लैब को बंद करने की बात चल रही है। पर ध्यान रहे, लैब को बंद करने की बात, एक्सपेरिमेंट को नहीं, क्योंकि इसे दूसरी जगह पर शायद ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि लैब 257 नाम की किताब के लेखक कैरोल का यह कहना है कि प्लम आइलैंड पर इतने सारे आरोप लगे हैं, इसी कारण मुझे लगता है कि इसे कहीं और ले जाने का फैसला लिया जाएगा। असल में 1975 में अमेरिका ने जैविक हथियारों के लैबों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका में कई ऐसे हैरान करने वाले और भयंकर मंजर देखने को मिले जिनके रहस्य आज भी अज्ञात है। शायद समय आने पर हमें यह पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मतलब मानव जाति को दूसरे ग्रहों से जितना खतरा है, उससे कहीं ज्यादा खतरा इसी ग्रह के कुछ लोगों से है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी धरती पर साइंस का विकास होता जाएगा और इस तरह की कोई खतरनाक चीज गलती से अगर गलत आदमी के हाथों लग गई, तो उसके बाद मानव जाति का क्या होगा उसका अनुमान आप खुद ही लगा लीजिए। यानी एक दिन साइंस के एक्सपेरिमेंट हमारी इस खूबसूरत दुनिया को ले डूबेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।